Hello everybody, how are you? You see how this corona period is being increased day by day. बढ़ता ही जा रहा है, यह पीरियड बढ़ता ही जा रहा है ना? और क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में, आपके हाथ में कुछ है नहीं है, जो है वो कर सकते हैं। आप भी जो है पढ़ते रहिए, परीक्षा फिर समय पर होगी, हम लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है ना? यह पीरियड जो है आप परीक्षार्थियों के लिए जो है एक परीक्षा है अपने आप में, किस प्रकार से आप इस समय को बिता रहे हो, ठीक है ना? आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयत्न करें। ओके, ठीक है। मैं आज चाहता हूँ पोएट्री में जो है चलो सबसे फास्ट पोएम है, पहली कविता है, मैं उस पर कुछ चर्चा करूँ, ठीक है ना? तो देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। यहाँ पर स्वीटेस्ट लव एड्रेस किया गया है। द पोएट इज एड्रेसिंग हिज बिलवेड एज स्वीटेस्ट लव। कवि अपनी महबूबा को स्वीटेस्ट लव कह के संबोधित करता है। जैसे मैं किसी के नाम को लेकर पुकारता हूँ। यहाँ पर कई बार मैंने देखा कि इसको रॉन्गली लोग बता देते हैं, सबसे मधुर प्यार मैं नहीं जानूंगा, मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार की हिंदी इस कविता की नहीं होगी, ठीक है ना? इसका जो टाइटल है वो ये है, प्रिय मैं नहीं जानूंगा। और यहाँ भी जो है डॉट जो मैंने दिया है, आई डोंट गो, यह जो है यह जो क्लाउड है, यह फुल ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास से भरा हुआ है। एक्चुअली हियर द पोएट इज गोइंग, कभी जा रहा है, लेकिन क्या देख रहे हैं आप? आई डोंट गो, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? कई बार जब बातें, हर चीज आपको पता है, सिंपल फ्यूचर में मैंने यह बात बताया है कि बहुत सारी बातें फ्यूचर की सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस की जाती है, तो यहाँ भी वैसी ही बातें हैं, ठीक है ना? प्रिय मैं नहीं जाऊंगा, डॉट मैंने देकर छोड़ा है। आखिर कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरी कविता में कवि एक मैसेज देते हैं। हर कविता जो है यूं ही बेकार नहीं होती, हर कविता में कवि कुछ न कुछ जो है मैसेज देते हैं। वह मैसेज आपके जीवन से हो सकता है, पारिवारिक जीवन से हो सकता है, सामाजिक जीवन से हो सकता है, राजनीतिक जीवन से हो सकता है, आर्थिक जीवन से हो सकता है। इस प्रकार से किसी न किसी तरह का मैसेज देते हैं। इस कविता में भी कवि एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं। और लव इज द पॉइंट अराउंड व्हिच द होल वर्ल्ड इज मूविंग, रोटेटिंग। मतलब वह प्यार वह बिंदु है जिस बिंदु की चारों ओर पूरी दुनिया चली जा रही है, घूम रही है, ठीक है ना? Here the poet is addressing his beloved as sweetest love. यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका को स्वीटेस्ट लव कह के पुकार रहा है, संबोधित कर रहा है, कह रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। बातें अभी अधूरी है। I don't go is incomplete in itself. यह अपने आप में अधूरा है, अपूर्ण है क्लाउज। इसको पूरा करेंगे कविता की पंक्ति से, और इसके कवि हैं जॉन डन। जन्म 1572, मृत्यु 1621 में हुई थी। जॉन डन वॉज born in 1572 and died in 1631। और कहते हैं ये जो कवि हैं, किस एज के कवि हैं? मेटाफिजिकल एज। एज एक युग हो गया। कहते हैं जॉन डन इज द ओरिजिनेटर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जॉन डन ही जो है इस मेटाफिजिकल एज के संस्थापक हैं।
What do you mean by metaphysical? Metaphysical means spiritual, religious. His each and every poem is related to God. His each and every poem is religious. इसकी सारी कविताएं धार्मिक कविताएं हैं, भगवान और भक्त पर आधारित कविताएं हैं. Here यहाँ the present poem is on love. यह प्यार पर आधारित कविता है. And love which you call equal to God. मतलब the love which is equal to God is a spiritual love. वह प्यार जिसे भगवान के समकक्ष रखते हो वह आध्यात्मिक प्यार है. मेटाफिजिकल कहते हैं ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री. यहाँ स्कूल क्या विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ पे स्कूल है एक थॉट, वे ऑफ थिंकिंग, है ना. मतलब जो एक विचारधारा है मेटाफिजिकल की विचारधारा, उसको यहाँ पर स्कूल कहा गया है. ये मेटाफिजिकल स्कूल मतलब इस प्रकार के काव्य लेखन के संस्थापक कहलाते हैं जॉन डन. ठीक है, कहते हैं he has a radical approach to love and religion. कहते हैं उसकी बहुत बड़ी, उसकी निरंतर जो है उसकी काव्य लेखन की जो है पहुंच है, उसकी जो काव्य लेखन है निरंतर इस बात को बताता है, इस बात को कहना चाहता है कि लव एंड रिलीजन आर इक्वल. ये दोनों एक चीज है. इस कविता में कवि ने प्यार को धर्म के जो है समकक्ष रखा है. प्यार धार्मिक होता है. दिस इज ए पास्ट लव. यह एक प्रकार पवित्र प्यार है. The love John Donne is describing in the poem is a platonic love. निष्काम भरा प्यार है ना. वह प्यार जिसमें वासना नहीं हो, लस्टलेस लव है ना, वासना रहित प्यार. सेल्फलेस लव, सेल्फिशलेस, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, ऐसा प्यार है इस कविता में. हम लोग देखेंगे, जॉन डन के बारे में भी जानेंगे. तो इसके बारे में हमने जाना ये मेटाफिजिकल स्कूल, ये मेटाफिजिकल एज के कवि हैं. मेटाफिजिकल मीन्स आध्यात्मिक. आध्यात्मिक यहाँ पर युग कहते हैं. ये बात कई बार परीक्षा में आ चुकी है कि जॉन डन किस युग के कवि हैं, है ना, किस टाइप के कवि हैं. तो हमें जवाब देना होगा मेटाफिजिकल. इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं. और इसकी जो है काव्य लेखन जो है ये एक ऐसे एज को जन्म दिया था जिस एज में जितने भी कवि हुए सब के सब मेटाफिजिकल ही हुए. सब की सब कविता, सारे कवियों की कविता आध्यात्मिक कविता हुई. उस युग में जितने भी कवि हुए वो सारे के सारे कवि मेटाफिजिकल पोएट कहलाए. John Donne is one of the greatest metaphysical poets. ये सबसे महान मेटाफिजिकल कवियों में से एक हैं. बहुत सारे कवि हैं. हम लोग कुछ कविता पढ़ेंगे जो रोमांटिक होगा, रोमांटिक है ना, उसके बारे में भी जानना होगा. और यह कविता का फॉर्म है, रूप है, यह क्या है, लिरिक. लिरिक मीन्स गे कविता. गे मीन्स गाने योग्य कविता. यह कविता किस फॉर्म में है? द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए लिरिक. लिरिक के रूप में है. लिरिक क्या है? गे कविता, गाने योग्य कविता. लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम, छोटी कविता. In the form of a song, गीत के रूप में एक छोटी कविता, which is sung with the help of musical instrument, जो गाया जाता है साज बाज के सहारे, है ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला, ढोलक, हारमोनियम, है ना, उसके
मदद से जो गीत गाए जाते हैं, ऐसे गीत को फुल ऑफ म्यूजिक होता है, ऐसा गीत संगीत से भरा होता है ना। तो ऐसी कविता है यह कविता है लिरिक के रूप में, ठीक है ना। कवि कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई टर्न टू, जरा इसको भी बता देता हूं। मैंने कहा अभी कि यहाँ पर स्वीटेस्ट लव जो है संबोधित किया गया है कवि के द्वारा अपनी प्रेमिका को, है ना। और कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, है ना। आई टर्न टू इज ए क्लाउड इज एन इनकम्प्लीट क्लाउड, अधूरा है यह पूरा नहीं है। पूरा होगा जब कविता की पंक्ति इसके साथ जोड़ेंगे तो वह पूरा होगा। एक्चुअली द पोएट इज गोइंग बाय लिविंग हिज बिलव्ड अलोन, अपनी प्रेमिका को अकेले छोड़कर कवि जा रहा है, लेकिन कहा क्या रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। कंट्राडिक्शन है, देयर इज ए कंट्राडिक्शन इन दिस क्लॉज। इस क्लॉज में विरोधाभास है, कवि जो कर रहे हैं उसके विपरीत यहां बातें कही हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें जो है इस लव के बारे में बताते हैं। मैंने कहा यह एक दिस इज ए प्लेटोनिक लव, यह एक निष्काम प्यार है। दिस इज एन इमॉर्टल लव, अमर प्यार है। इटर्नल लव, शाश्वत प्यार है। हाँ, यह ऐसे प्यार, यू कांट इमेजिन दिस लव इन दिस वर्ल्ड, आप कल्पना नहीं कर सकते इस दुनिया में ऐसे प्यार की। इफ यू वांट टू इमेजिन, अगर आप कल्पना करना चाहते हो, यू सी द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा, कृष्ण और राधा के बीच के प्यार को देखो। इफ यू इमेजिन this type of love, you see the love between mother and her children, माँ और उसके बच्चे के बीच के प्यार को देखो। This type of love does not exist in meeting, ऐसा प्यार मिलन में नहीं पाया जाता। This type of love exists in separation, exists in parting. मीटिंग एंड पार्टिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। जैसा कि जानते हो, मिलना बिछुड़ना, लेकिन इस प्रकार के प्यार में कहीं मिलन नहीं है, फिजिकल मीटिंग नहीं है। फिजिकल मीटिंग से मतलब है दो शरीर का मिलन नहीं है यहाँ, है ना। और ऐसे प्यार को लव इज नॉट मेयर द अट्रैक्शन ऑफ टू ब्यूटीफुल बॉडीज, टू ब्यूटीफुल फेसेस। लव इज द यूनियन ऑफ टू सेकर्ड सोल। यह जो प्यार होता है वह दो पवित्र हृदय का मिलन होता है, शरीर का मिलन नहीं होता है, ठीक है ना। जॉन डन हैज ए रेडिकल अप्रोच टू लव एंड रिलीजन। व्हाट डू यू मीन लव एंड रिलीजन? ही सीज लव इक्वल टू रिलीजन, ही सीज लव इक्वल टू गॉड। इनके नजर में जो भगवान है वह प्यार है, प्यार ही ईश्वर है ना। और इस प्रकार से यह कविता भी आध्यात्मिक हो जाती है। इसकी सारी कविताएं आध्यात्मिक हैं, रिलेटेड टू गॉड, गॉड एंड डिवोटी, भक्त और भगवान, इन विच द पोएट वांट्स टू शो द path ऑफ ड्यूटी, path ऑफ गॉड। हाँ, जिस कविता में कवि ने मनुष्य को भगवान के रास्ते दिखाए हैं, यहाँ भी प्यार के माध्यम से कवि ने भगवान की ओर ही इशारा करते हैं, ईश्वर की ओर ही इशारा करते हैं, ठीक है ना। हिज मेटाफिजिकल अप्रोच, हिज मेटाफिजिकल अप्रोच, जो आध्यात्मिक, हिज मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन हैज ए पेरिनियल अपील। यह जो है एक अपील है ना, लास्टिंग अपील, पेरिनियल अपील है ना। और मैंने कहा ही दिस इज ए प्लेटोनिक लव, यह एक निष्काम भरा प्यार है, ठीक है। और हम लोग जस्ट बहुत सारी बातें इसमें करने की, पोएट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बातें बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव पोएम है, इस कविता को सीमित समय में जो है पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा।
John Donne, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse, कहते हैं जॉन डन द पायोनियर, ये प्रणेता हैं, प्रमुख हैं, पिता हैं ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, एक नए प्रकार के गाने योग्य एंड सैटेरिकल और व्यंगात्मक वर्स मीन्स कविता थे, ये प्रणेता हैं। कॉल मेटाफिजिकल, जिसको ही हम मेटाफिजिकल कहते हैं, स्पिरिचुअल पोएट कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं। वॉज बॉर्न इन लंदन, जन्म इनका लंदन में हुआ, इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका जन्म एक सुखी समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। कैथोलिक, देयर आर two divisions in Christianity, क्रिश्चियन धर्म के, ईसाई धर्म के दो शब्द बताए हुए, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो ये उस ईसाई धर्म के कैथोलिक समुदाय से थे और उसी एक रोमन मतलब एक अंग्रेज कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ ऑफ ट्रेडर्स, जो व्यवसायी वर्ग के लोग थे, व्यवसाय करते थे। एट ए टाइम, ऐसे समय में, when England was staunchly anti-Catholic, जो पूरे इंग्लैंड में कैथोलिक संप्रदाय के विरोध में लहर चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, जब पूरे इंग्लैंड में कैथोलिकों के विरोध में जो है लहर चल रहे थे, ऐसे विपरीत समय में जॉन डन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, एक व्यवसायी परिवार में जो धर्म से कैथोलिक थे। डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। डन वॉज फोर्स्ड, इन्हें जो है दबाव डाला गया टू लीव ऑक्सफोर्ड, छोड़ दो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना, विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री लिए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, धर्म के चलते इन्हें अपने विश्वविद्यालय से निकलना पड़ा। हाँ, फोर्सली निकाला गया, दबावपूर्ण तरीके से। ही स्टडीड लॉ, बाद में जाकर उसने कानून की पढ़ाई की, एंड रेड थियोलॉजी, और उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन भी किया। He also participated in 2 naval expeditions, कहते हैं उसने 2 महान नौका यात्राओं में भी हिस्सा लिया। पुराने ज़माने में जब हमारे पास जो है इस तरह के बहुत सारे साधन नहीं थे आवागमन के, ट्रांसपोर्टेशन के, तो बड़े बड़े कुलीन जमींदार लोग जिसके पास पानी वाले जहाज होते थे, बीच बीच में यात्राएं निकाला करते थे भ्रमण के लिए। तो इसने ऐसे ही 2 महान नौका यात्रा, समुद्रिक यात्राओं में भी उसने हिस्सा लिया, एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नॉवल, और अपने कार्य जिम्मेदारी की वजह से, अपने ईमानदारी की वजह से, कार्य कुशलता की वजह से जो है ये सचिव बन गए एक जमींदार के। हाँ, ये जॉब ही लॉस्ट, एक नौकरी मिली जिस नौकरी को खो देना पड़ा। When he was briefly sent to prison, जब उसे कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया, for secretary marrying his patron's niece। क्यों? क्योंकि अपने ही मालिक के, जमींदार मालिक के भतीजी से चुपके शादी कर लेने के जुर्म में इसे जेल में डाल दिया गया, उसे जेल जाना पड़ा। इन 1650, 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब उसकी उम्र 42 साल थी, जॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। इसने स्वीकारा, इसने पदभार ग्रहण किया एक अंग्रेज के चर्च में, जो है एक फादर के रूप में। ठीक है ना, जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर में जो पुजारी होते हैं प्रायश्चित कहलाते हैं, मस्जिद में जो होते हैं मौलवी कहलाते हैं, वैसे गिरजाघर में जो होते हैं जो है पादरी। ठीक है ना, पादरी के पद को उसने ग्रहण किया, एंड soon became
became one of the greatest preachers of his time. और देखते ही देखते शीघ्र ही उस समय के एक सबसे जो है महान उपदेशकों में से एक हुए। मतलब क्या, उस समय के सबसे महान उपदेशकों में से एक के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। इन लव लिरिसिज्म, कहते प्यार पर आधारित गे कविताओं में भी डर्न ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। जॉन डर्न ने पेट्रार्क की काव्य लेखन की परंपरा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। एक नए काव्य लेखन परंपरा को इसने जन्म दिया। पेट्रार्क is one of the greatest poets of Italy. इटली के एक महान कवि पेट्रार्क हुए। तो पेट्रार्क की जो काव्य लेखन की जो परंपरा थी, उनकी काव्य लेखन की परंपरा को जॉन डर्न ने पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोक्वल टोन, इसने अपने काव्य में, अपनी कविता में समावेश किया एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोक्वल टोन, कहते हैं बौद्धिकता का समावेश किया, एंड कॉलोक्वल और बोलचाल की भाषा का समावेश किया। ही लव पोएम्स, उसके प्यार पर आधारित कविताएं, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज, कहते उसके प्यार पर आधारित कविताओं में भी लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, कहते विज्ञान और भूगोल के हाल फिलहाल के जो है विज्ञान और भूगोल के हाल फिलहाल के खोजों के बारे में इसमें बातें बताई गई हैं, उसका भी प्रयोग किया गया है। टू हैमर होम ए पॉइंट, पाठकों के दिल दिमाग पर प्रभाव डालने के लिए, दबावपूर्ण तरीके से। हैमर होम इज एन आइडियोमैटिक, यह जो है एक फ्रेज है। हैमर होम एक फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है किसी बात को समझाने के लिए बार बार उस बात को कहना। हैमर होम, ठीक है ना। हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइंड पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, जिसकी काव्य में जो है कंबाइन जो है मिले हुए हैं पैशन, वह कामना, वह लालसा, विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, कहते हैं बड़े ही मौखिक अंदाज में इंटेलेक्चुअल टीचिंग, बड़े ही बौद्धिक अंदाज में टीचिंग, जो कि हमारे मन पर जिसका असर पड़ता है। डर्न इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, आप इस काले अक्षरों में जितनी बातें लिखी हुई हैं, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं, आप इसे जो है नोट कर लेंगे। कहते हैं जॉन इज वेल नोन, जॉन खूब जाने जाते हैं फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, अपने गीतों और सोनेट्स के लिए। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहा जाता है, ठीक है ना। सटायर्स एंड इलेजीज, ये जाने जाते हैं व्यंग्यात्मक और शोक गीतों के लिए। इलेजीज मीन्स शोक गीत, सटायर्स मीन्स व्यंग, एंड सरमन्स, और ये जाने जाते हैं उपदेशों के लिए। बहुत बड़े उपदेशक थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, वास्तविक काव्य प्रतिभा, वास्तविक काव्य सोच, हार्श मीटर्स, कहते हैं करे करे छंद, काव्य में छंद होते हैं। स्ट्रेन एंड whimsical इमेजेस, निचोड़ी हुई और whimsical इमेजेस और मनमौजीपन इमेजेस, ये सब गुण हैं। कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस, ये सारे गुण जो है इनकी सभी काव्यों में मिलते हैं, इनकी सभी कविताओं में मिलते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। तो मैंने कहा था इसको पूर्ण करना, कैसे पूर्ण करना है। द पोएट गोज टू हिज बिलवेड एंड एक्सप्रेसेस हिज लव इन अ रिदमिक टोन, लय में, झंकार में। कवि प्रेमिका के पास जाता है और वह जो है व्यक्त करता है, इजहार करता है अपने प्यार को। बट शी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सेप्ट हिज लव,
लेकिन वह उस समय इस स्थिति में नहीं है कि वह उसे गले लगा ले, वह उसे स्वीकार कर ले, है ना। वहाँ वो हालात कुछ ऐसे हैं, मजबूरियां कुछ ऐसे हैं, हाँ। और कभी जो है को अब जाना है, ठीक है ना। कभी कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई टर्न गो, प्रिय मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा यह कंट्राडिक्शन है, जो है विरोधाभास है इसमें। वो क्या विरोधाभास है वो देखेंगे। फॉर वियरनेस ऑफ दी, प्रिय अगर तुम ये कहोगी कि तुम्हारे प्रेम पथ पर चलता हुआ यह प्रेमी थक गया है तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहोगी हाँ हाँ इस प्रेम के रास्ते पर चलते चलते आप थक गए हैं इसलिए जा रहे हैं, इफ यू से सो आई डोंट गो, तो मैं नहीं जाऊंगा। स्पष्ट हुआ, हाँ। वह कह रही है, हाँ, अगर कभी प्रेमी कह रहे हैं अगर तुम ये कहोगी कि मैं प्रेम पथ पर चलता हुआ पथिक थक गया हूं और इसलिए जा रहा हूं, अगर ऐसा कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। बिकॉज नोबडी टायर्ड ऑफ गोइंग ऑन द पाथ ऑफ लव। इस पथ पर, इस रास्ते पर, प्रेम के पथ पर चलते चले जाओ, थकते नहीं कोई, इस पर नहीं चल थकता कोई। और यहां पर कह रहा है थक गए हैं, अगर तुम ऐसी बात करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ऑफ दी मतलब क्या, तुम्हारे प्रेम में रहकर, तुम्हारे प्रेम में जीते हुए, हाँ, मैं थक गया हूं इसलिए जा रहा हूं, अगर ऐसा कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता। हाँ, अगर तुम कहोगी कि मैं थक गया हूं, थकता नहीं है कोई प्रेम में। Nor in the hope the world can so, ये भी नहीं सोचना मैं जा रहा हूं इसलिए जा रहा हूं, नहीं इन द होप, इस आशे में, द वर्ल्ड कैन सो, यह दुनिया दिखा सकती है मुझे, तुम्हें छोड़कर मैं जा रहा हूं क्योंकि दुनिया दिखा रही है मुझे ए फिटर लव फॉर मी। मतलब क्या, तुम से भी ज्यादा उपयुक्त, तुमसे भी बेहतर, मोर ब्यूटीफुल, है ना, कोई महबूबा मुझे मिल गई है, इस आशे में मैं जा रहा हूं, अगर ऐसा कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। यहां पर जो है लव इज नॉट लाइक ए क्लॉथ व्हिच इज चेंज्ड डे बाय डे। कपड़े नहीं होते जो रोज बदलते हैं, ठीक है ना। प्यार, लव इज परमानेंट, ठीक है ना। इट डजंट चेंज ड्यूरिंग डेज, ड्यूरिंग आवर्स, ड्यूरिंग मंथ्स, ड्यूरिंग ईयर्स। घंटे, महीने, साल, वर्ष में ये नहीं बदलते। मतलब तुम्हारे अलावा मुझे कोई दूसरा प्यार मिल गया इसलिए मैं जा रहा हूं, ऐसा कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, कह रहे हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन प्रिय चूंकि अब तो मैं जा रहा हूं, तुमसे बिछड़ रहा हूं, आई मस्ट डाई, मैं तो एक दिन मरूंगा ही, एट लास्ट, अंत में, टिश बेस्ट, सबसे अच्छा हो, यह सर्वोपरि होगा मेरे लिए, टिश बेस्ट। हाँ, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि जब तक जीता हूं, जब तक जी रहा हूं, क्यों नहीं अपने जीवन को मौज मस्ती से गुजारूं, आनंद के साथ गुजारूं, अच्छे से गुजारूं। यहां पर आकर कभी एक मैसेज देते हैं इस दुनिया के प्रेमियों को। वह मैसेज क्या है? लव इज लाइक ए टॉर्च व्हिच ऑलवेज शोज द पाथ। यह एक टॉर्च है जो हमेशा रोशनी दिखाता है।
लव नेवर मिसगाइड्स एनीबॉडी, यह कभी किसी को गुमराह नहीं करता। सच्चा प्यार लोगों के चरित्र को कभी बिगाड़ता नहीं, या जो है लोगों के चरित्र को बनाता है, हाँ उस चरित्र का उत्थान करता है। आजकल हम आए दिन देखते हैं, हम जो है पागलपन जैसे वेशभूषे में आ जाते हैं, प्यार से विमुख होकर कहते हैं कि हम प्रेम में जो है विमुख हो गए हैं, हम धोखा खा गए हैं और इसलिए मैंने अपना यह रूप बना लिया है। यह मजाक है लव का, यह कभी जो है किसी को गुमराह नहीं करता। 2-3 days ago I heard about a news in which a mad lover, a fanatic lover, kills his beloved's mother with a knife badly. हाल 2-3 दिन पहले की घटना है। एक सन की प्रेमी अपने प्रेमिका के माँ को जो है मार डालता है, बिकॉज हर मदर गॉट हर डॉटर मैरिड टू अनदर पर्सन। उसकी माँ अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे आदमी से कर दी, इसी के चलते वह पागल जो है उसकी माँ को ही खत्म कर दिया दिन दहाड़े। हाँ, यह लव नहीं है। कहते हैं द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रू लव डजंट लाई इन मीटिंग। हाँ, सच्चा प्यार का जो मंजिल, सच्चे प्यार की जो मंजिल होती है वो मिलन में नहीं है। द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रू लव इन सेपरेशन, जुदाई में ही मिलन है। यहाँ पर जो है, अब मैं लास्ट कर देता हूँ, पूरी कविता नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहुत सारे मैसेजेस हैं इस कविता में, मैं नेक्स्ट टाइम एक दिन और लूँगा। कहते हैं कि इस प्यार की मंजिल मिलन में नहीं जुदाई में है ना। यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि लव जो है वह मात्र 2 खूबसूरत शरीर के आकर्षण का नाम नहीं है, यह पवित्र हृदय का मिलन है, यूनियन है। हाँ, दिस टाइप ऑफ लव, इस प्रकार के जो प्यार होते हैं, यू कांट पेड दिस टाइप ऑफ लव इनटू टर्म ऑफ मनी और गोल्ड। इस प्रकार के प्यार को रुपयों पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बेचा जा सकता, है ना। This type of love is only, this type of love can only be paid into term of love and sympathy. इस प्रकार के प्यार को केवल आप सहानुभूति और प्यार से ही हासिल कर सकते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। यह एक पारलौकिक प्यार है। हाँ, यह आमतौर पर जो आप देखते हो ऐसा प्यार नहीं है। यह बहुत उच्च कोटि का प्यार है, जिसको मैंने कहा प्लेटोनिक लव, है ना, निष्काम भरा प्यार। ठीक है, और मैंने लगभग जो है एक लाइन में और देख लेता हूँ। Yesternight the sun went hence, sun इसमें जो कवि की जो काव्य शैली है, जो जैसे मी MEE आप ME समझो, ही HEE आप HE समझो, सन SUN है ना, आप ये समझें। कवि कहते हैं देखो ना, yesterday the sun went hence, है ना, कहते हैं कल सूरज आया और कल चला, मतलब सूरज आया और चला गया। एंड इट इज हेयर टुडे, और देखो कल आया चला गया, आज फिर वही मौजूद है, फिर सूरज आ गया है। हाँ, he hath no desire nor sense, जबकि सोचो उस सूरज में, उस सूरज की न कोई चेतना है, न कोई इच्छा है, आकांक्षा है, न उसकी कामना है, न उसमें चेतना है, तब ही वह कल गया और आज आ गया। Here the poet has used hyperboles. Hyperbole is a figure of speech. यह जो है एक प्रकार के जो है अलंकार हैं, जो 18 अलंकार होते हैं, जिसमें
और यहाँ पर जो कवि हाइपरबोल का प्रयोग करते हैं, हाइपरबोल एक अतिशयोक्ति अलंकार है जो जरूरत से ज्यादा बातें कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बातें कर देते हैं, एक्सेजरेशन है यहाँ। हाँ, बढ़ा चढ़ा कर बातें कर देते हैं। सूरज से भी कवि अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बता रहा है। Here the poet has used hyperboles to show the power of love. यहाँ पर कवि हाइपरबोल अलंकार का इस्तेमाल करते हैं अपने प्यार की ताकत को दिखाने के लिए। ठीक है ना? तो फिर से हम नेक्स्ट टाइम आते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।